कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात आरजी मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद इंसाफ और न्याय की गूंज पूरे देश में तेज होती जा रही है। सड़क सड़क शहर शहर डॉक्टर्स अपनी साथी के साथ हुई रेप और हत्या के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। गुजरात में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता रेप कांड पर देश भर में आक्रोश की आग धधक रही है। शहर शहर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के कैंपस की है। यहाँ इंटर्न और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी और बोर्ड सर्विस बंद करके हड़ताल पर चले गए हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इंसाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता की आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेसिडेंस डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद गुजरात के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर और रेसिडेंस डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं अहमदाबाद की ये बीजे मेडिकल कॉलेज के जहां पे सभी जो रेसिडेंस डॉक्टर है करीब 1000 से 1200 जितने रेसिडेंस डॉक्टर आज स्ट्राइक पर हैं। ओपीडी और जो वार्ड सर्विस है वो सारी बंद कर दी गई हैं। जो दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है कोलकाता की मेडिकल कॉलेज के अंदर, उस महिला के समर्थन में और खास करके उसको न्याय मिले इस मांग के साथ सभी रेसिडेंस डॉक्टर आज अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में स्ट्राइक पर हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक गुजरात के जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। तो कोलकाता पुलिस वहाँ पे फेलियर है, तो सीआरपीएफ फौज वहाँ पे तैनात की जाए और उसके बाद जो भी हायर अथॉरिटीज है उनको टर्मिनेट किया जाए। ये सभी उनकी डिमांड्स है, वो उनकी डिमांड्स पूरी हो तो हमारी स्ट्राइक तब तक हम उसके साथ रहेंगे। कि जहाँ पर सेमिनार रूम जिसको बहुत सेफ एनवायरनमेंट कंसीडर किया जाता है कि एक हॉस्पिटल में अगर ये इतना ग्रुसम एक्ट हुआ है और अगर उसको पूरा इंसाफ ना मिले तो कोई भी लड़की इस देश में अपनी कोई भी जॉब हो, हॉस्पिटल में हो, नॉर्मल जॉब हो, तो वहाँ पर जाने से डरेगी। हमारी मांग ये है कि वहाँ पे जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है, उन डॉक्टरों पे जो हमला हुआ वो बहुत ही गलत तरीके से हुआ, तो वो एक कानून व्यवस्था में एक लूप होल था। तो हमारी तरफ से मांग ये है कि एक कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए कि सारे डॉक्टर को एक सुरक्षा प्रोवाइड होनी चाहिए। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने जाने वाले मरीजों की हड़ताल की वजह से काफी परेशानियां हो रही है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हॉस्पिटल की ओपीडी और वार्ड सर्विस में नॉन क्लिनिकल स्टाफ समेत कुछ डॉक्टर्स को ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रह सके। जिस हिसाब से रेसिडेंट डॉक्टर्स ने एक आवेदन दिया है कि वो आज से रूटीन वर्क, जैसे आपने बताया, इस हिसाब से ओपीडी का काम नहीं करेंगे और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। आप अगर अभी जाके देखो तो ट्रॉमा सेंटर में भी सारी वो इमरजेंसी सेवाएं अभी दी जा रही है। इवन ऑपरेशन थिएटर्स में भी जो इमरजेंसी सर्जरीज है वो अभी भी चल रही है। रही बात ओपीडी की, तो ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स नहीं है और जितनी भी ओपीडी है उसके अंदर हमारे पास जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनको हर यूनिट में दिया गया है। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी में गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी से भी बड़ी तादाद में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां रोजाना 3500 से 4000 मरीज ओपीडी में आते हैं। हड़ताल की वजह से सिविल अस्पताल में मरीज और तीमारदार इलाज के लिए भटक रहे हैं। 1000 से ज्यादा जो जूनियर और सीनियर रेसिडेंस डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं और लगभग 150 जितने जो नॉन क्लिनिकल डॉक्टर्स फिलहाल हैं वो अभी जो भी इलाज के लिए मरीज पहुंच रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। रेसिडेंस डॉक्टरों की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जब तक कोलकाता के आरजी राय हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये जो स्ट्राइक है उसे जारी रखा जाएगा। और हॉस्पिटल की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है मरीजों के लिए वो फिलहाल उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन सुबह से अगर बात करें तो जो लंबी मरीजों की कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। 17 अगस्त से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे तक देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में गुजरात के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर रहेंगे।
कॉलेज और हॉस्पिटल्स के जो रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं उनकी जो मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक अहमदाबाद समेत गुजरात की जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उसके जूनियर और सीनियर रेसिडेंट्स डॉक्टर ने स्ट्राइक घोषित की है और खास करके सारी इमरजेंसीज जो सेवाएं हैं वो जरूर से जारी रखी जाएगी। उसके अलावा बाकी की जो सेवाएं हैं फिलहाल आज से बंद की गई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक जो भी कोई ओपीडी और वार्ड की सर्विसेज हैं उसे बंद रखने का ऐलान किया गया है। कल आईएमए की तरफ से भी स्ट्राइक घोषित की गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक कोलकाता में जो भी दुष्कर्म के बाद रेसिडेंट्स डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी होती है, जिसके बाद अहमदाबाद समेत गुजरात के भी रेसिडेंट्स डॉक्टर्स जो हैं अपनी स्ट्राइक को खत्म करेंगे। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। डॉक्टर्स की हड़ताल का असर गुजरात में भी शहर शहर नजर आने लगा है। अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं लगभग बंद हैं। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सूरत में डॉक्टर्स की हड़ताल का मरीजों पर कितना असर पड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये सूरत का न्यू सिविल लाइन अस्पताल है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर यहाँ भी डॉक्टर्स का आक्रोश दिखाई दे रहा है। रेसिडेंट डॉक्टर्स कामकाज ठप करके हड़ताल पर चले गए हैं। सूरत की नई सिविल हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर उतर चुके हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम रेसिडेंट डॉक्टर जो हड़ताल पर हैं वो अलग अलग कटआउट लेकर के यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता में एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या हुई है उसका देश भर में विरोध हो रहा है। डॉक्टर हड़ताल पर उतर रहे हैं और सूरत नई सिविल हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट डॉक्टर हैं, वो तमाम हड़ताल पर है। उनके हाथों पे अलग अलग आप कटआउट देख सकते हैं और वी वांट जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी मांग ये है कि अस्पताल के अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए, ताकि डॉक्टर सुरक्षित माहौल में मरीजों का इलाज कर सके। आज 500 से ज़्यादा हड़ताल पे है, क्योंकि हमारी इमरजेंसी हमने नहीं रोकी है, क्योंकि दर्दी को कोई परेशानी ना हो जो इमरजेंसी में हो, इसलिए वो कल पार्टिसिपेट मतलब डे बाय डे पार्टिसिपेट करते रहेंगे। कब तक चलेगी? तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल चलेगी। इमरजेंसी सर्विसेज चालू है, नॉन इमरजेंसी सर्विसेज अभी बंद किए हुए हैं। तो हम आपसे भी अपील करते हैं, देश की जनता से भी अपील करते हैं कि आप भी हमें इतना ही सपोर्ट दीजिए, क्योंकि जितना हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें जस्टिस में यही चाहिए कि इसकी एक कड़ी की कड़ी सजा दी जाए, छड़े चौक पे दी जाए, कि दूसरी बार लोग करने से सोचे। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सूरत के सिविल अस्पताल में मरीज बेहाल हैं। ओपीडी के सामने मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की ओर से हड़ताल की जानकारी नहीं दी गई और न ही इलाज के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि जो रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर उतरे हैं उसके चलते सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ पर जो मरीज हैं उनकी लंबी कतारें हम आपको यहाँ से दिखाने की शुरुआत करते हैं और ये कतारें कहाँ तक लगी हुई हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं और सिविल हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो लोगों की कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो सीधी तौर पर सूरत की जो मेडिकल व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं असर पहुंचा हुआ ये आप देख सकते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मजदूर हैं, वही लोग सरकारी अस्पतालों का सहारा लेते हैं। आज तक की टीम ने जब अस्पताल के अधीक्षक भारती परमार से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धारित्री परमार जो सुपरिटेंडेंट है। मैडम, ये क्या व्यवस्था की गई हड़ताल को लेकर? हेलो, क्या व्यवस्था की गई? लोग परेशान हो रहे हैं। पर्ची क्या चाहता मैं प्लीज। इन दिनों शहर शहर अस्पतालों में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। डॉक्टर्स इंसाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। जूनागढ़ में भी डॉक्टर्स कामकाज छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन ये मामला अलग है। जूनागढ़ में 15 अगस्त की देर रात डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सीने में दर्द की शिकायत के बाद एक शख्स को रात करीब 1:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिवार वाले आग बबूला हो गए और कहासुनी के बाद डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने लगे।
इस घटना के विरोध में अस्पताल स्टाफ ने अपनी सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कल रात को 2 बजे के आसपास GMERS के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पे जानलेवा हमला हुआ है और इस सिलसिले में सब नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने एक स्ट्राइक की थी कि ये जो बंदे थे उसको FIR उसके विरुद्ध दर्ज हो और तात्कालिक उसे पकड़ ले पुलिस। और पुलिस ने ऐसा आश्वासन दिया था कि हम लोग उसे पकड़ लेंगे और अभी तक 3 इसमों को पुलिस ने पकड़ लिया है और हमारा जो कुछ स्ट्राइक था वो स्ट्राइक हमने पूरा कर दिया है और अभी जो OPD सेवा थी और वार्ड की सेवा थी वो हमने चालू करवा दी है। तो अभी हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है कि जो पुलिस कामगिरी कर रही है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस ने हमें कमिटमेंट दिया है कि वो 24 घंटे में जो कुछ जो ये बना हुआ था उसका रिजल्ट आके देंगे। सारी कोशिश और सारी ट्रीटमेंट करने के बावजूद हम पेशेंट को बचा नहीं सके। जब पेशेंट की डेथ हुई तब उनके साथ जो रिलेटिव्स थे वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने ऑन ड्यूटी 2 डॉक्टर्स और एक नर्सिंग स्टाफ के ऊपर अटैक किया, फिजिकली असॉल्ट किया। उसके बाद में उन दोनों डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी गई। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, पुलिस ने FIR भी रजिस्टर कर ली है। गई रात्रिना रोज सिविल होस्पिटल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर जो हमलो थયેલો दर्दीનું મરણ થતાં તેના સગાઓએ છે આ ડૉક્ટર ઉપર આક્ષેપો કરી અને હુમલો કરેલો, જે બાબતે A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને આ ગુનામાં કુલ 8 અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવામાં આવતા જે પૈકી CCTVના આધારે કુલ છે હાલ 3 આરોપીઓ રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવેલા છે અને અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ માટે પોલીસની ટીમો કાર્યરત છે અને સાથે સાથે છે આમના વિરુદ્ધ છે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય તે માટે હાલ પોલીસ મહેનત કરી રહી છે। गांधीनगर में नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना प्रदर्शन में गुजरात के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी पहुंचे थे और नई पेंशन स्कीम को लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। इस आंदोलन के दौरान आगे की रणनीति भी तय की गई है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार ने विधानसभा चुनावों के समय में पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपना वादा निभाना भूल गई। गुजरात के गांधीनगर में एक बार फिर सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी मांगों को लेकर एकत्र हुए हैं। मेरे आसपास में देख सकते हैं गांधीनगर के सत्याग्रह छावनी में फिलहाल ये सारे सरकारी कर्मचारी जो कि पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू करने की मांग के साथ गुजरात के अलग अलग जिलों से एकत्र हुए हैं और नई पेंशन स्कीम जो कि सरकार की तरफ से शुरू की गई है उसे खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा सभी कर्मचारियों को देने की मांग के साथ एकत्र हुए हैं। हमारे साथ जो कर्मचारी और जिनकी अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है वो भी हैं, एक के बाद एक इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को अभी एसोसिएशन की तरफ से संबोधित भी किया जा रहा है। भीखा भाई हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। बहुत ही लंबे समय से ये मांग आप लोगों की है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो शुरू की जाए। कई चुनाव खत्म हो गए, आप लोगों की मांग जो है वो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन समय समय पे आप इसी तरह से गांधीनगर में एकत्र होते हैं और अपनी बातें जो हैं वो कर्मचारियों के समक्ष रखते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कब तक इसी प्रकार से आंदोलन आप करेंगे? अगर सरकार नहीं शुरू करना चाहती है तो कब तक इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? शिक्षकों को जो कमिटमेंट दे रहे हैं वो पूरा करने वाला संगठन है। हम केवल बार बार इकट्ठा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस बार तो 2005 की हमारी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए और इसको पूरी करके ही हम छोड़ने वाले हैं। हमारी मांग 2005 के बाद भी है, लेकिन आज के दिन का हमारा आंदोलन केवल सरकार ने जो बात बताई थी वो ठहराव वो लेने के लिए है। हमको पूर्ण विश्वास है क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट ने बोला है तो अवश्य हमको ये मिलेगा। इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार 2005 के पहले जो वायदा उन्होंने 2005 के पहले के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का किया था वो पूर्ण करेगी। उसके बाद 2005 के बाद के जो कर्मचारी है उनके लिए भी यही मांग को दोहराई जाएगी। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, गांधीनगर। सूरत पुलिस ने एक ऐसे फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। यह खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों को गुजरात सरकार के होटल में पार्टनरशिप देने के नाम पर ठगी कर रहा था। इसके मोबाइल फोन से आईपीएस की वर्दी पहने फोटो भी मिले हैं। इसके अलावा पुलिस ने इसके पास से सफेद रंग की इनोवा कार को भी बरामद कर लिया है।
इसकी गिरफ्त में मुंह लटकाए खड़ा प्रदीप बलदेव पटेल नाम का ये वही शख्स है जो खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। प्रदीप बलदेव पटेल यूं तो एक ठग है, लेकिन इसका रुतबा किसी आईपीएस अधिकारी से कम नहीं था। ये बाकायदा आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहनता था, चमचमाती इनोवा कार में घूमता था और खुद को आईपीएस बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था। ये देखकर लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते थे और इसी का फायदा उठाकर ये लोगों को अपना शिकार बनाया करता था। और गुजरात टूरिज्म का एक जो होटल कामरेज हाईवे पर आई है, उसके अंदर कुछ हिस्सा देने की बात करके फरियादी के पास से करीब 25 लाख रुपया ले लिया था। 25 लाख लेने के बाद जो फरियादी को उन्होंने जो ऑफर किया था कि वो गुजरात टूरिज्म के होटल में से उसको कुछ हिस्सा देंगे 30% जितना, तो वो नहीं देने की वजह से दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ था। फरियादी ने पुलिस स्टेशन का संपर्क किया। उनको लगा कि ये आदमी जो अपने आप को आईपीएस बता रहा है वो शायद झूठा हो सकता है, तो पुलिस के पास आकर उन्होंने एक ऑफेंस रजिस्टर करवाया। कामरेज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके ये प्रदीप बलदेव पटेल, जो कि एक नकली पुलिस ऑफिसर बनके लोगों को झांसा दे के चीटिंग कर रहा था, उसको आज पकड़ा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले कारोबारी को इसने गुजरात सरकार के होटल में पार्टनरशिप दिलाने का लालच दिया। इसके एवज में कारोबारी से 25 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब पीड़ित को शक हुआ तो उसने सूरत पुलिस से संपर्क किया, तब जाकर इस नकली आईपीएस की असली सच्चाई लोगों के सामने आई। ऐसे बहुत सारे लोगों से चीटिंग किया हो सकता है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद 5 दिन का रिमांड लिया है। इसी दौरान एक कौशिक दुर्लभ गजेरा नाम का एक व्यक्ति जो कामरेज में रहने वाला है, उनके साथ भी इसी व्यक्ति ने चीटिंग की हुई थी 20,50,000 रुपया की, जो गुजरात टूरिज्म की किसी एक होटल में हिस्सा देने की बात कह के, तो उसका भी एक ऑफेंस आज रजिस्टर हुआ है। ऐसे ये जो नकली आईपीएस ऑफिसर जो बना हुआ है प्रदीप पटेल, उसके सामने 2 ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। फिलहाल तो ये नकली आईपीएस 5 दिन की पुलिस रिमांड में है। इसकी इनोवा कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। अब पुलिस पूछताछ के जरिए इसकी पुरानी करतूतों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि इसकी पूरी क्राइम कुंडली निकाली जा सके। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। नवसारी जिले में समुद्र तट से चरस का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि 60 किलो चरस के 50 पैकेट्स मिले हैं, जिसकी कीमत है करीब 30 करोड़ रुपए। एक सप्ताह में ये चौथी घटना है जब दक्षिण गुजरात क्षेत्र में समुद्र तट से नशीले पदार्थ को बरामद किया गया हो। समुद्र तट पर पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। 5 अलग अलग जगह से नारकोटिक ड्रग्स की बरामदी हुई है। कुल मिला के 50 जितने पैकेट्स पुलिस के द्वारा जब्त करे गए हैं, जिसमें अंदाजित एक पैकेट का वजन 1200 ग्राम है। कुल सीजर जो है पुलिस के द्वारा 60 किलोग्राम का करने में आया है। एफएसएल की टेस्टिंग के अंदर इस नारकोटिक ड्रग्स की पुष्टता हशीश के तरह से हुई है और इसकी मार्केट कीमत अंदाजित 30 करोड़ रुपए आंकी जा सकती है। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए सूरत के सराफा व्यापारियों ने खास तैयारियां कर ली हैं। यह राखी के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। इसी साल शहर में हीरे, सोने और चांदी से बनी राखियों के चलन को देखा जा रहा है। डिजाइनर चांदी, सोने की राखियों को लेकर चमचमाते हीरे जड़ी राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। ये राखियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही अनोखी भी हैं। डायमंड की राखियों के साथ साथ CVD यानी कि लैब में तैयार डायमंड राखियों का भी चलन खूब देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की ओर से डिसेबिलिटीज वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लगातार अभियान जारी है, कोशिशें जारी हैं। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर राखी बनाने की शुरुआत की गई है। सिंगल और मल्टी डिसेबिलिटी वाले लोगों के द्वारा तैयार की जा रही राखियां अलग अलग प्रदर्शनियों में ले जाकर बाजार तक पहुंचाई जा रही हैं। 19 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर में मनाया जाएगा और इसी रक्षाबंधन के मद्देनज़र हम फिलहाल अहमदाबाद के अंधजन मंडल में मौजूद हैं। आप मेरे आसपास में देख सकते हैं सिंगल और मल्टी डिसेबिलिटी जिन लोगों में है उनकी तरफ से अंधजन मंडल के अंदर रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए राखी तैयार की जा रही है। खास करके लगभग रक्षाबंधन आने को होता है उसके लगभग 1.5 महीने पहले से राखी बनाने का कामकाज यहाँ पे शुरू होता है और ये पिछले कई सालों से अंजन मंडल में इसी प्रकार से
जो भी सिंगल और मल्टी डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उन्हें यहाँ पे लाया जाता है और राखी उनसे इसी प्रकार से तैयार भी कराई जाती है। हमारे साथ जो महिला मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम, किस प्रकार से ये पूरा यहाँ पे कार्यक्रम चलता है, क्योंकि रक्षाबंधन पूरे देश भर में मनाया जाता है और हम देखते हैं अंजन मंडल में भी सिंगल और जो मल्टी डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए भी एक विशेष तैयारी, उनको भी एक मदद हो सके, रोजगारी के अवसर मिल सके, ऐसी तैयारियाँ की जाती हैं। कितने दिनों से ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होता है, कितनी राखी तैयार होती है, कहाँ पे सप्लाई भी की जाती है राखी? मैं धरती व्यास अंजन मंडल के वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट में एज ए स्पेशल एजुकेटर काम करती हूँ। यहाँ पे जो एडल्ट्स आते हैं वो सिंगल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के एडल्ट्स है, ट्रेनीज़ है। वो अभी जो रक्षाबंधन आ रही है तो राखी का काम कर रहे हैं। लगभग हम 1.5 महीने से पहले राखी की तैयारी करते हैं और आज तक हमने 2500 जितनी राखी बनाई है और कॉरपोरेट सेक्टर में भी हम सेल करते हैं। और यहाँ पे हमारे कैंपस में अंजन मंडल में ही मैजिक फिंगर करके शॉप है, तो वहीं पे भी हम सेल करते हैं। कहाँ पे ये राखियाँ सेल होती हैं? ये लोग 10:30 से 5:30 बजे का उनका टाइम है। 2 से 3 उसका लंच ब्रेक रहता है, टिफ़िन लेके आते हैं और खाना यहीं पे ही खाते हैं। और कॉरपोरेट ऑफिस में राखी हम सेल करते हैं। कोई जगह पे एग्जीबिशन होता है तो वहीं पे भी हम जाते हैं। और आगे मैंने बोला कि हमारे मैजिक फिंगर करके कैंपस में ही शॉप है, तो वहीं से भी हम राखी का सेलिंग करते हैं। रोजगारी के जो अवसर हैं वो भी अंजन मंडल की तरफ से सिंगल और मल्टी जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए पैदा किए जाते हैं। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।